तो स्वागत है दोस्तों, समय अनुसार आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। सबसे पहले तो आपको सभी को बधाई हो, क्योंकि रेलवे ने एक नया डिजाइन बना दिया है जहां पर श्री राम जी का ये सिनेरियो हमें इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, जो कि लिखा भी हुआ है और एक इमेज भी बनी हुई है और रंग भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है जो कि वाकई में ही काफी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट्स और IRFC शेयर के बारे में, साथ साथ कुछ डिविडेंड और काफी सारे बोनस शेयर के बस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट लोगों से करना चाहूंगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की 28 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए राइट्स सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी। तो नई अपडेट आती हमें यहाँ पर नजर आ रही है। राइट्स ने कहा है कि गुजरात शहरी विकास कंपनी यानी कि GUDCL द्वारा 28.50 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए जो जारी गुणवत्ता सह लागत QBC निविदा से सबसे कम लोगों वाली कंपनी मतलब कि L1 के रूप में उभरी। और यह जो गुजरात के शहरी स्थानीय निकाय हैं उसके लिए GFW द्वारा प्रबंधित अमृत 2.0 योजनाएं जो हैं जल पूर्त, भूमिगत जल निकासी या फिर सीवेज उपसार से अंतर, तो परियोजनाओं के लिए एक तृतीय TPI एजेंसी के लिए नियुक्त की गई है। और ये अवार्ड पत्र यानी कि LOA नोटिस को समझे तो ये तारीख 60 महीने के भीतर पूरी होनी है। और राइट्स ने एक बयान में कहा है कि ऑर्डर निविदा दस्तावेजों के अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुसार गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा जांच और तकनीकी प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा। तो ऑल ओवर समझा जाए तो 28.50 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए यहाँ पर बात की गई है और सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी राइट्स बनकर उभरी है। इसके अलावा भी हाल फिलहाल में श्री सीमेंट के साथ ज्ञापन पर समझौता हस्ताक्षर हुए राइट्स के शेयरों पर राइट्स के लिए, तो ये भी एक अपडेट हमें देखने के लिए मिली। म्यूचुअल फंड के डाटा की बात कर लूं तो अप्रैल मंथ का डाटा फिलहाल अपडेट हुआ है। मई मंथ का डाटा 12-14 तारीख के करीब अपडेट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड ने 29 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी और 4 म्यूचुअल फंड ने बेचा ना, यानी कि मोटा समझे तो 20,348 स्टॉक्स बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड द्वारा। और मजे की बात यह है कि पिछले 2 महीनों से यानी कि मार्च और अप्रैल मंथ कंटिन्यूसली बाइंग आती नजर आ रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में कोई वाली नहीं की जा रही, ज्यादा क्वांटिटी वाइज बढ़ती नजर आ रही है। पिछले महीनों में जरूर दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा टेक्निकल वाइज ट्रेंड को समझे तो MACD सिग्नल ग्रीन है, जो कि एक अच्छी बात है। RSI में कोई प्राइस स्ट्रेंथ बनती नजर आ रही है, लेकिन ट्रेंड एंड मूवमेंट स्कोर की बात करें तो ये बुलिश नहीं है, ना ही बेरिश है, जो कि एक नेचुरल ट्रेंड वाइज समझे तो ट्रेंड जो है वो नेचुरल है, बुलिश या बेरिश नहीं है। RSI क्या है, प्राइस स्ट्रेंथ बनाती नजर आ रही है। MACD सिग्नल ग्रीन है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पर एनालिसिस की बात कर ले तो 2 एनालिसिस बाइंग की बात करते हैं, 2 एनालिसिस होल्ड की बात करते हैं। मुझे पर्सनली एक चीज अच्छी लगती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इस स्टॉक में काफी अच्छा स्टेक बना, माने तो काफी अच्छी क्वांटिटी शेयर्स, काफी अच्छी बाइंग की गई है। और इसके अलावा कंपनी नो डाउट डिविडेंड देने में भी नहीं चूकती। 2024 में आप लोग देख सकते हैं कितने डिविडेंड कंपनी ने दी, 4.75, फिर 2.50, फिर 5 रुपीज, फिर 1.75 और जनवरी में भी कंपनी ने शुरुआत 1.90 के डिविडेंड के साथ करी। सो नो डाउट डिविडेंड वाइज भी कंपनी काफी अच्छा करती नजर आ रही है। और मजे की बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ और तो और राइट्स की बात कर लें तो पीयर कंपैरिजन पे पी रेशो देख लें तो पी रेशो के अकॉर्डिंग स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। बाकी अगर पीयर कंपैरिजन करें तो मीडियम जो है वो 23.86 निकल करके आती है। मतलब कि कौन को देखें तो कौन यहाँ पर ज्यादा वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग पी के अकॉर्डिंग समझे तो ज्यादा सही दाम पर मिल रहा है, लेकिन इसकी फिलहाल पी रेशो थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम और स्टॉक से भी कंपैरिजन करें तो उनसे तो यहाँ पर पी सही एवरेज देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर और नीचे पी रेशो रहता है और सही दाम पर देखने के लिए मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छे रिटर्न बनाता नजर आ सकता है। वहीं पर एक अच्छा पैटर्न नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का और प्रमोटर्स का, और वहीं पर FI और DI इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ऑल्सो यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। और DI का तो स्टेक काफी अच्छा स्टॉक में बना हुआ है, कहीं ना कहीं FI भी काफी अच्छा होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं। IRFC पर बात करें तो IRFC के लिए यहाँ पर टारगेट्स मिलते नजर आ रहे हैं, जहां पर भारतीय बाजारों ने दिन के निचले स्तरों से उभरते हुए सतर्कांत किया। 24,500 और 25,000 के बीच एक बैंड में मंडराता निफ्टी जो है नजर आ रहा है। और दिन की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए LKP सिक्योरिटीज के द्वारा बताया जा रहा है, वैसे तो इन्होंने IRFC पर दिया है काफी कुछ, जबकि कुछ स्टॉक्स बताए हैं। तो मेन पॉइंट पर चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो IRFC को 142 से 101 के रुपए की खरीदारी के साथ इन्होंने यहाँ पर बताया है। स्टॉप लॉस 136 के साथ 151 तक के टारगेट IRFC में दिए हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड की बात हम कर रहे हैं।
शेयर ने साप्ताहिक चार्ट पर एक समेकन ब्रेकआउट किया है, संभावित ऊपर की ओर रुझान की शुरुआत का संकेत देता है। साप्ताहिक और दैनिक चार्ट दोनों पर अपने जो महत्वपूर्ण 20 डे ईएमए से काफी ऊपर भी बना हुआ है, जो कि मजबूत सपोर्ट और चल रही तेजी की भावना को दर्शाता है। आरएसआई भी दोनों सीमा से पर एक तेजी वाले क्रॉसओवर में है, जो कि पॉजिटिव गति को मजबूत करता है और तकनीकी सेटअप स्टॉक में मजबूती का संकेत भी देता है, जिसमें निकट अवधि में और अधिक तेजी की संभावना है, ऐसा इनके द्वारा एलके सिक्योरिटीज के द्वारा कहना है। बाकी ये होगा या नहीं, ये तो मार्केट ही तय करेगा। पहले शेयर कर लेते हैं हम बोनस शेयर के बारे में। देखिए, बोनस और डिविडेंड का ऐलान होता नजर आया है। ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। बात कर लें संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल कंपनी की, तो चौथी तिमाही के नतीजों में शेयर धारकों के लिए बोनस शेयर और फाइनल डिविडेंड की घोषणा के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने संवर्धन मदरसन के शेयरों पर खरीद रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस ऑल्सो बढ़ाया। वैसे तो कहा जा रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से कि चुनौतीपूर्ण मैक्रोस के बावजूद क्वार्टर 4 में एक लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रदर्शन दर्ज की गई और उभरते हुए सेगमेंट मजबूत स्थिति में। ब्रोकरेज ने कहा हल्के वाहनों की मांग का माहौल अभी भी सुस्त बना हुआ है, लेकिन मदरसन प्रीमियमाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन के नेतृत्व वाली कंटेंट ग्रोथ और हाल के अधिग्रहणों यानी कि जो कंपनियों के ओनरशिप से क्रॉस सेलिंग के अवसरों के कारण अनहित उद्योग के बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखता है। ब्रोकरेज ने कहा कि संवर्धन मदरसन के गैर ऑटोमोटिव व्यवसाय में भी मजबूत वृद्धि जारी रहने की उम्मीद और गैर ऑटोमोटिव व्यवसाय में भी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस शामिल हैं और मैक्रोज को देखते हुए चुनौतीपूर्ण आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है कि संवर्धन मदरसन की अधिग्रहण पाइपलाइन भी हेल्थी बनी हुई है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 25 से 27 के दौरान 11 से 17% का रिवेन्यू और ईबिटा सीएजीआर बना रहा है और ब्रोकरेज ने संवर्धन मदरसन के शेयरों पर बाई रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस को 160 से 185 कर। डिविडेंड की बात कर लें तो यहां पर 0.35 पैसे का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश है। 23 जून को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की गई है और डिविडेंड भुगतान तिथि पर मदरसन ने कहा है कि फाइनल डिविडेंड एजीएम में घोषित किया जाता है तो घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर यानी कि 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पेमेंट जो है वो आती नजर आएगी, क्योंकि जो मीटिंग है वो 28 अगस्त की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं पर बोनस की बात कर लें तो 1.2 रेशो के हिसाब से यानी कि ₹1 के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 2 शेयरों के बदले ₹1 फेस वैल्यू का बोनस शेयर जारी किया जाए। तो यहाँ पर 1.2 रेशो के अकॉर्डिंग एक बोनस यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। फाइलिंग में क्या कहा गया है, 29 मई को आयोजित जो बैठक हुई है सिफारिश की और यहाँ पर बोनस दिया जाएगा और बोनस शेयर आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। सो एजीएम में यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा और नियत समय में की जाएगी। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही। सो क्वार्टर 4 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है 1050 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जो कि 2023-24 में 880 करोड़ के करीब था। सो 19% अधिक देखने के लिए मिला। और अगर रेवेन्यू की बात कर लें तो 29,317 एक साल पहले 27,666 करोड़ पर बढ़कर 29,317 करोड़ रुपए हो गई और 3803 करोड़ का पीटी भी पोस्ट किया, जो कि 2023-24 में 2716 करोड़ की तुलना में 40% गया। और कंपनी का राजस्व की बात कर लें तो 98,692 करोड़ से 1,13,663 करोड़ होता है। तो एक अच्छी मजबूत वृद्धि देखने के लिए मिली। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट प्राइस को बढ़ाया और साथ में कंपनी बोनस और डिविडेंड की बात भी। चलिए बात कर लेते हैं आईआरएफसी में। पिछले कुछ वर्षों में भारत में रेलवे शेयरों में तेजी आई है, जिसका श्रेय बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नेटवर्क के विस्तार, यात्री सेवाओं में सुधार और हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने के लिए सरकार के प्रयासों को आता है। वे के कई शेयरों ने न केवल मल्टीबैगर रिटर्न दिया बल्कि वास्तव में बहुत कम समय में कई गुना रिटर्न दिया, जिसके परिणाम स्वरूप निवेशकों को धन लाभ हुआ। दलाल स्ट्रीट के सबसे चर्चित शेयर बन गए। ऐसा ही एक रेलवे स्टॉक आईआरएफसी, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देखने के लिए मिली। रेल मंत्रालय के अधीन आईआरएफसी ने जनवरी 2021 में दलाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत। म्यूटेड लिस्टिंग के बाद आईआरएफसी के शेयर 2 साल तक साइडवेज रहे और 2022 के अंत तक आईआरएफसी के शेयरों में तेजी आनी शुरू हुई और 2023 के मध्य तक अचानक तेजी आने के बाद इसने लोगों का ध्यान खींचा और जब इसने ₹50 का आंकड़ा पार कर लिया और मल्टीबैगर रिटर्न। आईआरएफसी के शेयरों में तेजी यही नहीं रुकी बल्कि शेयर में 900% की उछाल आई और आईआरएफसी के शेयरों ने 15 जुलाई 2024 को ₹229 का उच्चतम स्तर छुआ, जबकि आईपीओ के शेयर में इशू प्राइस ₹26 था
और इस मशहूर रेलवे स्टॉक में तेजी में मुनाफा वसूली देखी गई, जो अपने सर्वकालिक उस स्तर पर पहुंचने के कुछ ही महीनों के भीतर एक समय में 50% से अधिक गिर गया। देखिए मेन पॉइंट को समझे तो यहाँ पर 5 पैसा के जो सीनियर रिसर्च एनालिसिस हैं सचिन गुप्ता, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है मार्केट एक्सपर्ट नाउ के शो पर कि पिछले 1 साल में प्रदर्शन को देखें तो रेलवे शेयरों में काफी गिरावट आई है। अगर नजरिया लंबा समय का है तो होल्ड करने का सुझाव ये दे रहे हैं, नजरिया अल्पवादी का है तो तकनीकी रूप से IRFC शेयरों में तेजी अभी शुरू ही हुई है। ऊपर की ओर मुझे IRFC के शेयरों में 148 से 155 रुपए के दायरे में पहुंचने की संभावना दिख रही है और स्टॉप लॉस 125 रुपए पर बनाए रखें, ऐसा यहां पर इनका कहना है। अभी ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मार्केट ही तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक और बड़ी अपडेट आई है। लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है रेल कार्गो में दूसरे स्थान पर भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता। रेल मंत्रालय भारत को दुनिया के अग्रणी रेलवे निर्माताओं में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। नेशनल ट्रांसपोर्टर कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास और नई ट्रेनें शुरू करने से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नई लाइन निर्माण, दोहरीकरण परियोजनाएं माध्यम से रेल नेटवर्क का विस्तार करना और रेल मंत्रालय भारत को दुनिया की अग्रणी रेलवे में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में भी काम कर रहा है। और इस बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता बनकर उभरा। 30 मई को CII के एक इवेंट में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि देश ने पिछले साल 1600 लोकोमोटिव का प्रोडक्शन किया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए। 1612 मीट्रिक टन माल ढुलाई क्षमता के साथ रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई रेलवे बना। और यह भी कहा कि सड़कों पर दबाव और CO2 उत्सर्जन में कमी 95% की कमी आती नजर आई और तेल आयात से भी बचत हुई। और राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने अगले 3 वर्षों में सभी पुराने कोचों को नए कोचों से बदलने का भी लक्ष्य रखा। वैष्णव जी ने कहा, पिछले 10 साल में हमने 41,000 LPG कोच बनाए। अब अगले 3 साल में हम पूरे रेल नेटवर्क में सभी पुराने कोचों को नए कोचों में बदलेंगे। तो काफी अच्छी अपडेट रेलवे के शेयरों के लिए आती नजर आ रही है। आगे भी मैंने कंसेप्ट समझाया है जिसमें मैंने 6 शेयरों के बारे में भी साथ में डिस्कशन की है, तो वो तो सिर्फ 1 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन क्या सिनेरियो है उससे पहले वो समझने वाला है। देखिए वैसे तो रेलवे स्टॉक्स पर अपडेट्स आती ही रहती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे IRFC के ऊपर और साथ में कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारे बोनस शेयर पर भी बात करेंगे और कुछ और रेलवे स्टॉक्स हैं जिन पर हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। ये समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर रेलवे के शेयरों पर आपकी भी इन्वेस्टमेंट है या फिर आप करने की सोच। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहूँगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त करण, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल। देखिए रेलवे PSU स्टॉक है बड़े कमाल के, एक्सपर्ट्स ने दी है खरीदने और बेचने की सलाह। क्या आपने खरीदा? तो यहाँ पर ये पॉइंट ये उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि रेलवे कई भागों वाले एक पूरे सिस्टम की तरह काम करती है। जब किसी रेलवे प्रोजेक्ट की घोषणा की जाती है तो एक कंपनी पैसे मुहैया कराती है, यानी कि IRFC क्या करती है, ऋण देती है, पैसा मुहैया भी करवाती है। दूसरी कंपनी विशेषज्ञ सलाह देती है और अन्य कंपनियां ट्रेन की पटरियां, स्टेशन, बिजली की लाइनें, ट्रेन के डिब्बे बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जब सरकार रेलवे को ज्यादा पैसा देती है तो इससे सिर्फ एक कंपनी को ही नहीं फायदा होता, इसकी जगह इसमें शामिल सभी कंपनियां एक साथ फायदा उठाती है। तो ये पॉइंट रेलवे के लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि रेलवे स्टॉक्स के लिए सारी ही कंपनियों को उस चीज का फायदा मिलता है जब गवर्नमेंट यहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट निकालती है। अब जरूरी नहीं है कि एक कंपनी मान लो वैगन्स का काम है 3 कंपनियों का, तो एक कंपनी के पास ऑर्डर आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसी तरह से सवाल उठता है कि रेलवे का जो इकोसिस्टम है क्या सरकार का अभी भी वो महत्वपूर्ण है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर सरकार इस इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना और इसका समर्थन करना जारी रखती है तो यह समझ में आता है कि इसमें शामिल कंपनियों को अपने कारोबार में वास्तविक वृद्धि दिखनी चाहिए। इन कंपनियों की वैल्यूएशन कितनी है और एक्सपर्ट इनके बारे में क्या सोचते हैं। एक्सपर्ट बहुत आशावादी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें विशेषज्ञ अक्सर सरकारी स्वाति वाली कंपनियों के बारे में गलत साबित होते हैं, क्योंकि उनके लिए सरकारी नीतिगत बदलावों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है जो रेलवे और रक्षा जैसे क्षेत्रों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन देखें तो स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए 2022 की शुरुआत पर नजर डालें तो कोई भी विशेषज्ञ लोगों को रेलवे स्टॉक खरीदने का सुझाव नहीं दे रहा था, लेकिन 2023 के मध्य तक कुछ लोगों ने उन्हें सलाह देना शुरू किया और 2024 की शुरुआत तक रेलवे स्टॉक बहुत लोकप्रिय हो गए और उन पर बहुत ध्यान दिया जाने लगा। रेलवे कंपनियों के फंडामेंटल को देखें तो खास तौर पर उनकी ऑर्डर बुक
तो वे 3 साल पहले की तुलना में अब बेहतर स्थिति में, और इनमें से ज्यादातर कंपनियां मुख्य रूप से रेलवे सिस्टम के भीतर बुनियादी ढांचा बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं। तो रेलवे लाइनों के निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे स्टेशनों के विस्तार उन्नत करने के लिए कितने नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। अगर इसमें शामिल कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी बिक्री बढ़ रही है तो उनके ऑपरेशन से बेहतर मुनाफा हो रहा है। काफी सारी कंपनियां हैं जो यहां पर अच्छा करती नजर आ रही हैं। स्टॉक रिपोर्ट प्लस के आधार पर बनाया गया है और लिस्ट में हमने उन स्टॉक को शामिल किया है जिसको लेकर एक्सपर्ट्स खरीदने और बेचने की सलाह। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है IRCTC। इस PSU स्टॉक पर 7 एक्सपर्ट्स ने बाइंग की कॉल दी है। उन्हें कहना है कि स्टॉक आने वाले समय में 55% तक बढ़ सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 61,976 करोड़ रुपए। PSU स्टॉक राइट्स की बात करें तो 5 एक्सपर्ट्स ने बाय कॉल दी है और आने वाले समय में 18% की तेजी देखी जा सकती है और 13,668 करोड़ रुपए मार्केट कैप है। इकॉन की बात करें तो 3 एक्सपर्ट्स ने सेल की कॉल दी है, यानी बेचने की, और कहना है कि स्टॉक आने वाले समय में केवल 6% ही बढ़ सकता है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 18,133 करोड़। रेल विकास निगम की बात करें तो 2 एक्सपर्ट्स ने यहां पर स्ट्रॉन्ग सेल की बात करी है, यानी कि बेचने की। स्टॉक आने वाले समय में 22% तक गिर सकता है और मार्केट कैप 87,133 करोड़ रुपए है। रेलटेल की बात कर ले तो एक्सपर्ट ने 2 स्ट्रॉन्ग सेल की बात की। आने वाले समय में 33% गिरने की बात कही जा रही है। 12,937 करोड़ की मार्केट कैप स्टॉक की। PSU स्टॉक एक्सपर्ट की बात करें IRFC में तो 1 एक्सपर्ट है जिन्होंने स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दी है, यानी कि बेचने की, और आने वाले समय में 64% तक गिर सकता है, यानी कि अपने 100 के लेवल के नीचे आ सकता है और इस मार्केट का कैप 1,82,763। तो इस तरह से कुछ रेलवे स्टॉक्स पर एनालिसिस का कहना है। अब देखिए होगा क्या, ये तो मार्केट तय करेगी। फाइनली काफी बड़ी अपडेट्स रेलवे के स्टॉक के लिए आती हमें नजर आ रही हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में रेलवे स्टॉक्स को मिलता नजर, क्योंकि आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति ने 7,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जहां पर महाराष्ट्र में और MP में करीब 3400 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जबकि बाड़मेर से नलौर तक 4 लेन वाले राजमार्ग की अनुमानित लागत कम से कम 3653 करोड़ रुपए। तो एक बड़ी अपडेट हमें आती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी वैष्णव जी ने बुधवार को नई दिल्ली में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यहां पर अपडेट्स दी हैं, जहां पर 7,000 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जहां पर मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और 2029-30 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मेन पॉइंट को समझे तो मंजूर की हुई बहु ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में लाइन चौगुनी करना, तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण करना, जहां पर इसके साथ साथ RVNL स्टॉक को भी बेनिफिट मिलता नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे गवर्नमेंट है ना बजट मेन अपना बढ़ाती रहेगी, पैसा रेलवे के लिए लगाती रहेगी, वैसे वैसे रेलवे से रिलेटेड कंपनियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्डर तो एक उम्मीद के साथ ही हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी का कोई बिजनेस है तो उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस रहेंगे। और RVNL की एक खासियत है कि वो हमेशा कम बोली में ऑर्डर को खरीदती है। और फिर बाकी अगर रेलवे के स्टॉक्स जैसे RVNL या इकॉन अगर काम कर रहे हैं तो IRFC का बेनिफिट क्या है, IRFC को बेनिफिट क्या है, IRFC यहाँ पर लीज पर लोन दे रही है, उसका सबसे बड़ा मोटिव यही है। देखिए दोनों परियोजनाओं में 4 जिलों को कवर करेंगे और रेल मेट्रो में 176 किलोमीटर की दूरी जोड़ी जाएगी और इस परियोजना से 784 गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी आबादी करीब 20 लाख के करीब है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार ये कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तु और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 18.5 मिलियन टन यानी कि MTPA के अतिरिक्त माल यातायात होगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर इन्होंने बताई। और एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन होने के कारण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने और तेल आयात यानी कि 20 करोड़ लीटर को कम करने और CO उत्सर्जन 99 करोड़ किलोग्राम को कम करने में मदद मिलेगी। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट्स यहाँ पर बड़ी परियोजनाएं हमें रेलवे में देखने के लिए मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक्स पर भी देखने के लिए मिल सकता है। इस सही समय पर एक अपडेट हमें देखने के लिए मिली है, जबकि स्टॉक अपने चरम सीमा पर यानी कि अपने
जो हैं रेजिस्टेंस के करीब इंपॉर्टेंट खड़े हैं इस समय। अगर वो होल्ड करके उसको ब्रेकआउट्स करते हैं रेलवे के काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं, तो आगे हमें अच्छा सिनेरियो भी देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर वहां से डिक्लाइन होता है तो नीचे की तरफ सेलिंग का प्रेशर भी बन सकता है। दोनों ही चीजें साथ में हैं, लेकिन ये अपडेट रेलवे के लिए काफी अच्छा काम करती नजर आ सकती है, जिसका इंपैक्ट हो सकता है मंडे ट्यूसडे को ही बाजार में देखने के लिए मिले होगा। यानी ये तो मार्केट ही खैर तय करेगी, बट इनके द्वारा ऐसा बताया जाए। और उसके अलावा समझ लें तो एक नई अपडेट एनडीवी पर देखने के लिए मिल रही है। पीएम गति शक्ति योजना एमपी को मिली नई रेल परियोजनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर 24,208 करोड़ की कुल लागत की बात कही जा रही है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 565 किलोमीटर और कुल लागत 24,208 करोड़ आंकी गई है, जिसमें मनमान भुसवाल काफी सारे जो है, प्रयागराज तीसरी रेल लाइन, चौथी रेल लाइन, तो काफी सारी नई रेल लाइनें और उनके 7 किलोमीटर और अमाउंट भी बताई जा रही है कि कितना पैसा किस प्रोजेक्ट पर लगता नजर आएगा। अगर इस मेन पॉइंट पर लागत के बाद क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो इस परियोजना के माध्यम से 22 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा। यूटी यानी कि उत्सर्जन में पहले ही वर्ष लगभग 38 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो लगभग 1.5 करोड़ पेड़ों के बराबर। तो एक बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी द्वारा आती नजर आई, जहां पर सरकार बड़ा निवेश करेगी और रेल मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी। 3 नई रेलगाड़ियों की सौगात अलग से मिलती नजर आई है, जो कि यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट रेलवे के लिए फंड निकालती रहेगी, इन्वेस्टमेंट करती रहेगी, तो रेलवे कंपनियों के लिए वो बेनिफिशियल ही है। एलआईसी ने चुपचाप 3 नए स्टॉक जोड़ दिए, उसे क्या पता है जो हमें नहीं। तो एलआईसी शायद ही कभी बाजार को चौंकाती है। भारत के सबसे बड़े और सबसे रूढ़िवादी संस्थागत निवेशकों में से एक रूप में यह पश्चिमी नामों के साथ रहना पसंद करता है और सिर्फ बुनियादी बातों और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह के साथ परिपक्व व्यवसाय है। मार्च के शेयर होल्डिंग डेटा में एलआईसी ने चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में 3 नई कंपनियां जोड़ी हैं। सभी पहली बार शामिल की गई हैं और कोई भी आकर्षक या नई सूचीबद्ध नहीं है, बस अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही स्थिर कंपनियां। बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। तो भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा जो इसकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है और प्राथमिक कार्य भारतीय रेलवे की ओर से इंजन, यात्री कोच और वैगन खरीदने के लिए धन जुटाना और साथ ही रेलवे परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। तो 4-5 पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आईआरएफसी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं जैसे आरबीएनएल और आईकॉन को ऋण देता है, लोन देता है और 31 मार्च 2025 तक आईआरएफसी के पास 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत संपत्ति यानी कि एयूएम थी, जिसमें से 99% रेल मंत्रालय से प्राप्तियां थी। 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत एयूएम की बात कही जा रही है, जिसमें से आरबीएनएल और इनकॉन को भी ऋण जो है दिया गया है। वहीं पर इतनी अधिक संधारणा जोखिम भी पैदा करती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रेल मंत्रालय आईआरएफसी को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सूचित भी करता है, जिसे आईआरएफसी बाजार उधार के माध्यम से पूरा करता है। और इस प्रकार इस पोर्टफोलियो संकेंद्रण का अर्थ है कि आईआरएफसी का विकास पूरी तरह से इन बजटीय संस्थानों पर निर्भर है और यह जोखिम आईआरएफसी के स्थिर एयूएम में स्पष्ट है, यानी कि 2023 और 24 में 4.6 ट्रिलियन। क्योंकि देखिए सरकार ने कोई भी जो है नया अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किया, सो इसके अनुरूप आईआरएफसी की जो कुल उधारी भी 4.1 ट्रिलियन यानी कि 31 मार्च 2025 तक 4.1 ट्रिलियन पर स्थिर रही है उधारी। वित्त वर्ष 25 के लिए वृद्धिशील स्वतंत्र केवल 73 बिलियन था, 73.2 बिलियन। लेकिन वहीं पर इसी अति निर्भरता को कम करने के लिए आईआरएफसी ने उन संस्थाओं को वित्त पोषित करके विविधीकरण की योजना बना रहा है और भारतीय रेलवे के साथ आगे या पीछे का संबंध है। यह वर्तमान में इसी विविधीकरण का समर्थन करने के लिए, मतलब कि उसको अपग्रेड करने या बढ़ाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित कर रहा है। क्योंकि देखिए जैसे दुबे जी ने काफी अच्छी स्टेटमेंट्स दी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी थी, और स्थिर एयूएम के साथ आईआरएफसी की जो वित्तीय स्थिति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि वित्त वर्ष 25 में जो शुद्ध ब्याज आए हैं वो 2% बढ़कर 67.7 बिलियन हो गई है और जो शुद्ध ब्याज मार्जिन है उसमें भी 4 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 1.42 का सपोर्ट मिला है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आईआरएफसी अपनी रिटर्न कैसे कमाता है। और वहीं पर ये लागत है प्लस मॉडल का पालन करता है, मतलब कि जो अपनी उधारी लागत है, हो सकता है कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ मतलब बोरिंग टाइप हो, लेकिन ये देखिए पॉइंट तो जो है वो तो बदलने नहीं वाले, लेकिन कुछ तो समझ आ रहा होगा इन पॉइंट्स में। आप देखिए जब लागत पल्स मॉडल का पालन करता है और अपनी उधारी लागत पर मार्क अप अर्जित भी करता है, मतलब कि रेल मंत्रालय के साथ एमओआर के साथ समझौते के तहत
जो रेल मंत्रालय के साथ MOR यानी कि समझौते के तहत रेलवे IRFC को अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन शामिल होता है। और अगर बात करें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रॉफिट की, तो 1.4% बढ़कर 65 बिलियन हो गया, यानी कि 0.1% ही सुनिश्चित करते हैं और इसका लाभ मोटे तौर पर इसकी शुद्ध आय ब्याज के अनुरूप बना रहे। इसके अलावा समझे तो देखिए, कंपनी की जो कुल संपत्ति पर रिटर्न है 25 में और 24 दोनों के लिए 1.3 अपरिवर्तित रहा है। तो रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 26 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, और जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 26 में वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है। तिमाही में LIC की बात कर लें तो IRFC में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है LIC ने, क्योंकि देखिए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से समझें तो IRFC फिलहाल 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मल्टी पर कारोबार कर रहा है, जो 4 साल के औसत पर 1x से अधिक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी कि रेल मंत्रालय के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, और जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन भी शामिल होता है। इसके अलावा देखिए 26 में कोई वृद्धि स्थिर रहने की संभावना बनती नजर आ रही, क्योंकि कोई भी लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं होता नजर आ रहा। बाकी दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, आगे भी मैंने शायद डिस्कस करी हुई हैं। इसके अलावा देखिए AUM पे हमने बात करी है कि कंपनी का इस समय उधारी बहुत है, जो कहीं ना कहीं जोखिम भी पैदा करती है। लेकिन ये अलग बात है कि फिलहाल मतलब जो समझते हैं सिस्टम को, क्योंकि भारत आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पर बना रहता है, तो जिस वजह से यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती रहेगी रेलवे पर तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी बड़ा फायदा इन फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले, और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो 1 डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका। एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे भी नवंबर दिसंबर या नवंबर के करीब या अक्टूबर के करीब 1 डिविडेंड और आता नजर आ सकता है। म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो अप्रैल मंथ के म्यूचुअल फंड डाटे के अपडेट के अकॉर्डिंग 4,08,000 के स्टॉक्स का करीब चेंज हुआ है। 49 म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, 13 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। खरीदने वाले ज्यादा हैं, और मजे की बात यहाँ पर यह है कि नवंबर और दिसंबर में काफी अच्छी बाइंग म्यूचुअल फंड ने IRFC द्वारा करी थी IRFC में, लेकिन जन, फेब या मार्च इन तीनों में बिकवाली ज्यादा देखने के लिए मिली, कोई बड़ी बाइंग नहीं है। इस बार जरूर फिर अप्रैल मंथ में कुछ बाइंग हमें आती नजर आई है, जितनी की बाइंग करीब फेब में भी आती नजर आई थी। सो देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हुई, कुछ ना कुछ खरीदारी ही बढ़ाई गई है म्यूचुअल फंड द्वारा शेयर होल्डर्स IRFC में। वहीं पर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी की बात करूं तो 1,78,000 स्टॉक्स की करीब बाइंग कर डाली है, और इनके पास पहले से ही 54 लाख से ज्यादा के स्टॉक्स की क्वांटिटी पड़ी हुई थी। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 76,000 के करीब स्टॉक्स की बाइंग करी, और 39,12,000 स्टॉक्स करीब पहले ही इनके पास थे। मिराई एसिड ने भी 64,000 स्टॉक्स की बाइंग करी है, जबकि पहले 4.5 लाख के करीब स्टॉक पड़े थे। SBI निफ्टी ने भी 41,000 स्टॉक्स की बाइंग करी, जबकि 12.5 लाख के करीब क्वांटिटी पहले भी पड़ी हुई थी। मेन पॉइंट समझे तो अभी फिलहाल एक नई पॉइंट अपडेट होता नजर आ रहा है, वो है क्रेडिट रेट। तो क्रेडिट रेटिंग जो है यहाँ पर अपडेट होती नजर आ रही है आज 31 मार्च 2025 तक, जहां पर डोमेस्टिक लेवल पर AAA की रेटिंग 3 कंपनियों द्वारा बड़ी दी जा रही है, लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म में A1+ यहाँ पर रेटिंग देखने के लिए मिल रही है। इंटरनेशनल तक की बात करें, मूडीज द्वारा, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच और जापानीज क्रेडिट रेटिंग द्वारा भी B+ यहाँ पर करीब करीब रेटिंग जो है देखने के लिए मिल रही है, Baa3। तो एक अच्छी रेटिंग हमें IRFC में देखने के लिए मिल रही है। एज बोरिंग्स की बात करें तो भी यहाँ पर एक अच्छा सिनेरियो हमें डिवर्सिफाई होता फंडिंग का नजर आ रहा है। इन पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी ने NTPC फाइनेंस लीज किया है, सैंक्शन किया है 700 करोड़। सेकंड यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी एक बड़ी पार्टनरशिप होती नजर आई। MOU हुआ है REMEC के साथ, जहाँ की रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काफी बड़ी फंडिंग करी गई है, जहां पर 5,000 करोड़ लोन किया गया है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ब्लॉकिंग फाइनेंस पर भी कंपनी 1 होती नजर आई है, लोएस्ट बीट लगाती नजर आई 3167 करोड़ की। इसके अलावा भी समझे तो फिलहाल NTPC रिन्यूएबल एनर्जी और NTPC दोनों के साथ ही सैंक्शन करती 5700 करोड़ तक नजर आई है, जो टोटल सैंक्शन हुआ है। वहीं पर डिस्बर्समेंट्स की बात कर लें तो 732 करोड़ देखने के लिए 12.8% का सैंक्शन अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है। ये काफी की पॉइंट्स रहे हैं Q4 की रिजल्ट से पहले, जो हमें यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए कंपनी में मिले हैं, और एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर बनता नजर आया है कंपनी। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला।
देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम इस पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। डिस्काउंट पर मिल रहा है, रेलवे PSU स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। तो आप लोगों को पता है पीक से काफी बड़ी गिरावट रेलवे के स्टॉक्स में होती नजर आई। बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपए पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई के रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की। SBI की बात कर लें तो SBI का भी डिविडेंड 30 मई के रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम एक बोनस शेयर के बारे में। तो 17.25 के हिसाब से कंपनी जो है बोनस इशू की घोषणा की बात करती पावर कंपनी नजर आई है और रिकॉर्ड डेट भी मिलती नजर आई और एक वर्ष में 1222% स्टॉक भागता नजर आया। अगर बात करें तो यहाँ पर बोनस इशू की घोषणा की गई है 4,09,078 मतलब 49,78.93 करोड़ के पूंजीकरण वाली इस कंपनी ने बोनस इशू की घोषणा की है और पहले भी 2024 में 1.4 के अनुपात में बोनस इशू की घोषणा की, जो शेयर धारकों के लिए पहला बोनस इशू था। है उजास एनर्जी लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं। उजास एनर्जी लिमिटेड की बात कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और IRP स्टेज 1 के कारण स्टॉक में ट्रेडिंग प्रतिबंध है। कंपनी ने 17/25 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है और एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 17/25 में जारी करने पर विचार किया और सिफारिश की और प्रमोटर समूह को छोड़कर शेयर धारकों के लिए प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले 17 नए बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जो सदस्यों और किसी अन्य लागू वैध नियमों के अधीन होगा। कंपनी के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 तय की गई है और कंपनी ने शेयर जारी करने के लिए शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 को ही तय की है, जो फाइलिंग में बताया। बोनस शेयरों के आवंटन की तिथि 2 जून 2025 को होगी, यानी कि ये बोनस शेयर आवंटन के अगले कार्य दिवस यानी कि मंगलवार 3 जून को व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी देखिए नो डाउट 1, 2, 3 और 5 वर्षों में शेयर में काफी अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिली। अगर हम बात करें बोनस शेयर की तो कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों पर भी जानकारी दी है और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया जाएगा। कंपनी ने निवेशकों के लिए 1 पर 1 बोनस शेयर की बोर्ड की मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं अशोका लीलैंड की और साथ में कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए भी आता नजर आ रहा है, जो फिलहाल यहाँ पर 1.25 प्रति शेयर यानी कि नवंबर 2024 में और फिलहाल 4.25 रुपये प्रति शेयर मई 2025 को 2 डिविडेंड घोषित किए गए, यानी कि कुल 5.50 का डिविडेंड 1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए जिसमें बोनस भी देखने के लिए अनाउंस किया गया। रिकॉर्ड डेट अभी डिसाइड प्रॉपर नहीं हुई है, आगे देखी जाएगी। मदरसन का Q4 का मुनाफा आता नजर आया, साथ में डिविडेंड और बोनस शेयर का भी ऐलान होता नजर आया। तो यहाँ पर 0.35 रुपए का फाइनल डिविडेंड मंजूर होता नजर आया है। शेयर बाजार को बताया है कि 0.35 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। रिकॉर्ड डेट 23 जून 2025 तय की गई है, जिस तारीख इन शेयरों को धारकों के नाम मालिकों के तौर पर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी का मतलब कि रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक होंगे तो वो डिविडेंड पाने के हकदार होंगे, यानी कि 23 जून। डिविडेंड पर 28 अगस्त को होने वाली क्या है कंपनी की सालाना आम बैठक है, जो कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करता है और मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर पेमेंट जो है कर दिया जाएगा, यानी कि 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पेमेंट जो है आता नजर आएगा। इससे पहले भी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 0.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है और बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर भी 8500 करोड़ रुपए की राशि के लिए 1 लाख रुपए फेस वैल्यू वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की भी मंजूरी दी है और साथ में
29 मई की मीटिंग में कंपनी की 50वीं वर्षगांठ और 25 के अच्छे नतीजों को सेलिब्रेट करते हुए 1.2 रेशो के बोनस शेयर भी जारी करने की मंजूरी मिलती नजर आई है और शेयर होल्डर को उनके पास मौजूदा हर 2 शेयरों पर एक नया शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और बोनस शेयर को 28 जुलाई 2025 तक दे दिया जाएगा। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेटा का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने पहले 10 बार बोनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस शेयर के बारे में। तो पहली बार बोनस इशू करेगी कंपनी। हर शेयर पर मिलेंगे 3 शेयर। नोट कर लें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। निवेशकों की अच्छी खबर आई है। बीएसएमएल लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने अपने इतिहास का पहला बोनस शेयर इशू घोषित किया है और कंपनी ने इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड प्रत्येक एक पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर पर 3 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे चुका है, यानी कि निवेशकों को 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी की रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 की बताई जा रही है, यानी कि जिस दिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे 4 जून को, वही बोनस के हकदार माने जाएंगे और कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है। शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने 3.1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र शेयरधारकों की संख्या निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट वेडनेसडे 4 जून की बात कही है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि अनुमानित तिथि थर्सडे यानी कि 5 जून को होगी और जिसके तहत 3.1 अनुपात में 10 रुपए प्रति शेयर के 2,31,68,300 पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा समझ लें तो बोनस इक्विटी शेयर 6 जून को कार्य के लिए उपलब्ध होते नजर आएंगे। और नो डाउट कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है और यहां पर 0.40 पैसे का डिविडेंड कंपनी यहां पर देती नजर आएगी, जो कि सिफारिश की गई है। और डिविडेंड जो आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। एजीएम मीटिंग में यहां पर जो है डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो कंपनी के बारे में, तो एक छोटी लेकिन मजबूत एनबीएफसी है जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्ध शहर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। तो टाटा मोटर की बात करें तो 6 रुपए प्रति शेयर पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। डेट 4 जून 2025 की निर्धारित की गई है। इसके अलावा कॉफर्स लिमिटेड की बात करें तो स्प्लिट होता नजर आएगा। एक 1.2 का स्प्लिट स्टॉक में होता नजर आएगा। 4 जून से शेयर विभाजित में प्रभावी होगा और तरलता से वृद्धि होने की उम्मीद है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। स्प्लिट की योजना यहां पर बनती नजर आ रही है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 जून को एक्स डेट के साथ 8.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलता नजर आएगा। टीसीएस भी 4 जून को 30 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देता नजर आएगा। बोनस इशू और बायबैक की बात करें तो शालीभद्र फाइनेंस 4 जून को 3.1 बोनस इशू पेश करेगी। शेयर धारकों को प्रत्येक शेयर के 3 शेयर मिलेंगे। शिलचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6 जून डेट है और 1.2 अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगा, यानी एक के बदले 2 शेयर मिलते नजर आएंगे। कॉफर्स जैसे कि मैंने पहले भी बात की, स्टॉक स्प्लिट की 1.2 की रेशो से यहां पर स्टॉक स्प्लिट होता नजर आएगा, जो कि अनाउंसमेंट हुई थी मार्च में और जून 4 इसकी रिकॉर्ड डेट है।